बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेशन प्रोसेस को आके मैकेनिज्म ऑफ जो डाइजेशन है उससे हम लोग उस घटना को आगे बढ़ा चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोग माउथ में जो डाइजेशन की घटना होती है उससे भी कंप्लीट किया था, और स्टमक में जो डाइजेशन की प्रोसेस उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। अब इसके आगे हम लोग को बढ़ाने की बारी है। तो अब एग्जैक्टली देखा जाए तो अब अगला हेडिंग क्या होगा? अगला हेडिंग होगा इवेंट्स इन कहा जाए तो ड्यूडेनम में देख सकते हैं हम लोग, है ना, इवेंट्स इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कौन सी घटना होगी? तो ड्यूडेनम में किसके प्रभाव में घटना घटेगी? तो ड्यूडेनम में हम लोग कह सकते हैं कि बाइल भी आ रहे हैं, प्लस संग संग क्या आ रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहे हैं, और इन्हीं के प्रभाव की वजह से फर्दर डाइजेशन की घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जरा सोचते हैं, या उसको एक बार वापस रिकॉल मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं कि स्टमक में किन चीजों को किस रूप में हम लोग अभी तक तोड़ने में सफल हुए थे। माउथ में सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या किए थे? माउथ में सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोज के रूप में तोड़ने में सफल हुए थे। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट थे, और स्टमक में हम लोग या तो सॉलिड प्रोटीन हो या लिक्विड प्रोटीन हो, लास्टली उसे क्या किए थे हम लोग? उसे पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेज में कन्वर्ट करने में सफल हो गए थे। लेकिन क्या वाकई सारे के सारे जो प्रोटीन्स थे स्टमक में पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज में कन्वर्ट हो गए होंगे? शायद नहीं भी हुए होंगे। यानी स्टमक में पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीजेज के साथ साथ अभी भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स अभी भी बड़े रूप में जरूर बाकी होंगे। एग्जैक्टली कहा जाए तो अभी तक हम लोगों ने भोजन के साथ मात्र इतने ही इन्हीं घटनाओं को अंजाम दिया है। यानी कि सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोज के रूप में कन्वर्ट कर पाए अभी तक, और उसके बाद प्रोटीन्स को हम लोग पेप्टॉन्स और प्रोटीजेस के रूप में कन्वर्ट करने में सफल हुए हैं। लेकिन साथ में अभी भी कुछ प्रोटीन्स होंगे, और अभी तक लिपिड के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यानी लिपिड अभी, यानी कहां पर हम लोग आ गए हैं? ड्यूडेनम में आ गए हैं। तो ड्यूडेनम में लिपिड अभी किस रूप में आए हैं? लिपिड अभी अपने ओरिजिनल रूप में ही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लिपिड भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग फैट भी कहते हैं। तो देखिए अभी तक के हम लोग के कंटेंट्स यही हैं जो कि ड्यूडेनम में अराइव हो रहे हैं। तो पहला यहाँ पर कंसर्न नहीं था, हो सकता है कि कईयों को यहाँ पर रिकैप कराने की आवश्यकता हो, तो मैंने आपको सिर्फ ये रिकैप करके आपको ये याद दिलाया कि ड्यूडेनम में भोजन किस रूप में आया है। तो ड्यूडेनम में 30% कार्बोहाइड्रेट अभी माल्टोज के रूप में आए हैं, यानी कि बाकी के जो 70% कार्बोहाइड्रेट हैं, बाकी के जो 70% हैं वो किस रूप में आए हैं? वो अभी भी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में आए हैं, यानी उसको तोड़ा नहीं गया था। प्रोटीन्स सारे के सारे पेप्टॉन्स प्रोटीजेज के रूप में, प्लस कुछ प्रोटीन्स अभी भी ओरिजिनल रूप में ही होंगे, और फैट अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। ड्यूडेनम में कौन सी घटना घट रही है? तो मैं इसको मिटाता हूं, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ड्यूडेनम में सपोज कीजिए, ड्यूडेनम में हमें क्या क्या प्रयोग करना है? ड्यूडेनम में पहला हमें बाइल का प्रयोग करना है, और दूसरा हमें पैनकेटिक जूस का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो चलिए बाइल का पहले हम लोग प्रयोग सुन लेते हैं, सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन इसमें सुनने की बारी है। तो सोचिए कि ड्यूडेनम में जब बाइल आएगा तो बाइल सबसे पहला काम क्या करेगा? जितने भी फैट्स होंगे, बड़े साइज के फैट्स होंगे, क्योंकि फैट तो अभी भी देखिए फैट के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बाइल जैसे ही ड्यूडेनम में ये लिपिड यानी फैट पहुंचेगा, ये बाइल क्या करेंगे? बड़े साइज के फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं, इस घटना का नाम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यानी कि बाइल का पहला फंक्शन क्या होगा? बाइल यहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की घटना को अंजाम देगा। बाइल यहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की घटना को अंजाम देगा। लेकिन बाइल एक और घटना को अंजाम देगा, क्या? बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस, है ना, बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस। तो बस ये लाइन तो पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, बस इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए बाइल के जो भी यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं ड्यूडेनम में, दोनों इस्तेमाल को मैंने बता दिया। फिर से मैं इसको रिकैप कराता हूं। तो ड्यूडेनम में भोजन आ चुका है, किन रूपों में आया है? इन रूपों में भोजन फिलहाल पहुंचा हुआ है, और ड्यूडेनम में संग संग रिलीज कौन हो रहा है? बाइल। तो बाइल ने क्या किया? बाइल ने बड़े साइज के फैट को क्या किया होगा? छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया होगा। इस घटना को कहेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल ने अपना पहला काम पूरा कर दिया, और इसी बाइल ने दूसरा काम क्या किया? जितने भी लाइपेजेस नाम की एंजाइम आने वाले हैं, हर एक लाइपेजेस नाम की एंजाइम को उसने एक्टिवेट कर दिया होगा, इसलिए बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस। जो भी लाइपेज आने वाले हैं कहीं से भी, जैसे सोचिए स्टमक से कौन सा लाइपेज आ रहा है भोजन के साथ मिलकर? गैस्ट्रिक लाइपेज, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा,
पैनक्रियाज से भी एक लाइपेज जा रहा होगा, नाम होगा पैनक्रेटिक लाइपेज, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इंटेस्टाइन से भी लाइपेज आएगा, उसका नाम होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी एक ही साथ मैंने लिख दिया बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन है। तो चलिए बाइल का फंक्शन हो गया। अब किसका प्रयोग करना है हम लोग को? अब पैनक्रेटिक जूस का प्रयोग करना बाकी है ना। तो जरा सोचिए पैनक्रेटिक जूस किसके ऊपर काम करेगा? पैनक्रेटिक जूस इसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा, इसी जो कि हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के जो विभिन्न रूप हैं इसके ऊपर काम करेगा और लिपिड के ऊपर काम करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पैनक्रेटिक जूस किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड के ऊपर फर्दर कार्रवाई करता है। आपको यहां पर थोड़ा सा रिफ्रेश अपने आप को खुद कर लेना होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पैनक्रेटिक जूस में मौजूद सारे के सारे एंजाइम्स पहले पढ़ा दिए हैं, और सिर्फ एंजाइम्स के नाम ही नहीं, वो कैसे एक्टिवेट होते थे या एक्टिवेट होने के बाद उसका क्या नाम होता था, इसको भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया था, है ना। तो उसे मैं यहाँ पर रिकॉल फिर नहीं करूंगा। 2 क्लास पहले अगर आप याद करें तो मैंने आपको पैनक्रेटिक जूस के कंपोजिशन पढ़ाए थे, उसमें सारे एंजाइम्स के नाम पढ़ाए थे और मैंने उसे एक्टिवेट भी किया था। इस बार मैं उसे सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। सर हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन स्टमक? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हालांकि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है यहाँ पे कि माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, और जब सलाइवरी माइलेज एंजाइम मिला हुआ जब भोजन जब स्टमक में आया तो 10 से 15 मिनट तक वहां भी कार्रवाई हो रही थी। ये तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है कि कार्रवाई हो रही थी, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, या इसको हम लोग शो नहीं कर सकते कि कितना हुआ, लेकिन ये जरूर पता है कि होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों में स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरमेंट, हाईली एसिडिक एनवायरमेंट है, तत्काल आ जाता हो। दैट मीन्स हो सकता है कि सलाइवरी माइलेज को काम करने का मौका ना मिले तो कार्बोहाइड्रेट का फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों में एसिड्स के सिक्रेशन धीरे धीरे होते होंगे, क्योंकि भोजन तो स्टमक में 4 से 5 घंटे के लिए रहता है ना। एनसीईआरटी में लिखा भी है कि भोजन स्टमक में कितने देर रहता है? 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। तो 4 से 5 घंटे रहता है, तो कुछ लोगों में जो एसिड्स के सिक्रेशन हैं वो धीरे धीरे होते होंगे, और नतीजा पीएच भी धीरे धीरे डाउन होता होगा, और इस वजह से जो सलाइवरी माइलेज मिल करके जब भोजन नीचे आया है तो शायद उसको काम करने का कुछ ज्यादा मौका भी मिलता होगा। इसलिए इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं अवेलेबल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो काम जरूर करता है थोड़ी देर के लिए। तो ये पोर्शन है। स्टमक में एक लाइन मैं यहाँ पर, जब आपने क्वेश्चन दिया भी है, पूछा ही, जब स्टमक डील कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं। स्टमक में 2 तरीके की घटनाएं होती हैं। स्टमक में 2 तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करने की घटनाएं होती हैं। पहला, स्टमक के अंदर अगर भोजन है तो स्टमक इस तरीके से गोल गोल मुड़ता है ना। इस तरीके के मूवमेंट को कहा जाता है चर्निंग मूवमेंट। और चर्निंग मूवमेंट क्या है? ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। मैकेनिकल मतलब क्या? भोजन को इस तरीके से पीसने की कोशिश की जाती है कहीं पर, दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस, और उसके ऊपर एंजाइम्स डाल के जो उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, इसे कहते हैं लोग केमिकल प्रोसेस। इसलिए कभी भी कहीं क्वेश्चन पूछे कि डाइजेशन इज ए काइंड ऑफ, तो डाइजेशन इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। तो अब हम लोग पैनक्रेटिक जूस में मौजूद जितने भी एंजाइम्स थे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जिनको एक्टिवेट करना था वो एक्टिवेट होकर उसने क्या रूप अख्तियार किया था, है ना। अब मुझे सिर्फ उसको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पैनक्रेटिक जूस की वजह से डाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पैनक्रेटिक जूस की वजह से। तो सबसे पहले कहां शुरुआत करना चाहिए? चलिए हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 70% कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अभी तक लगभग कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। फिर से आंसर वही मैं देना चाह रहा हूं, स्टमक में हो सकता है थोड़ा सा हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, लेकिन लगभग मैक्सिमम कितने भी बचे हो सकते हैं? 70%। यानी वो 70% कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर मान लेते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं इसी को, और क्या लिखते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, इसी को हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। तो इसके ऊपर काम करने के लिए फिलहाल, इनके ऊपर काम करने के लिए फिलहाल कौन सा एंजाइम यहां पर तैयार बैठा हुआ है? तो पैनक्रियाज ने खास एंजाइम को रिलीज करके रखा। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? पैनक्रेटिक एमाइलेज, है ना। ध्यान रखना है, पैनक्रियाज ने क्या रिलीज किया हुआ है? रिलीज किया हुआ है पैनक्रेटिक एमाइलेज। और ये एंजाइम टूट पड़ेगा और इन 70% कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? इससे छोटे रूप में तोड़ देगा, इससे छोटे रूप में तोड़ देगा। क्या होगा? इससे छोटे रूप को कहा जाता है डाइसैकेराइड। इससे छोटे रूप को कहा जाता है डाइसैकेराइड। लेकिन 3 तरीके के डाइसैकेराइड बनेंगे। डाइसैकेराइड्स हैं, लेकिन कितने तरह के डाइसैकेराइड्स बनेंगे? 3। एक माल्टोज नाम का भी डाइसैकेराइड बनेगा, एक लैक्टोज नाम का डाइसैकेराइड भी बनेगा, और एक सुक्रोज नाम का भी डाइसैकेराइड बनेगा। देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया। अब इस जगह से, इस लाइन से संबंधित 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं।
जैसे सपोज कीजिए माउथ में भी 30% कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च मतलब पॉलीसैकेराइड के ऊपर कौन काम करता था सलाइवरी एमाइलेज काम करता था। लेकिन यहां पर कौन काम कर रहा है, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो सलाइवरी एमाइलेज काम कर रहा था और यहां पर पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम कर रहा है इसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक ही लाइन का डिफरेंस है। जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जाना जाता था, क्योंकि माउथ में पीएच कितना था 6.8, जबकि पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये एल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस का पीएच तो आप जानते ही हैं, उसका पीएच होता है 8.8। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सलाइवरी एमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज इज दैट बोथ ऑफ दीज आर नोन टू वर्क इन डिफरेंट पीएच इन्वायरमेंट, सलाइवरी एसिडिक में और ये एल्कलाइन में। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा याद रखिएगा, जब सलाइवरी एमाइलेज काम करता था तब क्या बना था? तब सिर्फ और सिर्फ माल्टोज बना था। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है ना। तो जब सलाइवरी एमाइलेज माउथ में काम किया था तो क्या बना था? सिर्फ माल्टोज नाम का डाइसैकेराइड बना था। लेकिन यहां पर जब पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने काम किया तो सिर्फ माल्टोज नाम का ही डाइसैकेराइड नहीं बना, बल्कि माल्टोज के साथ साथ लैक्टोज और सुक्रोज नाम के भी डाइसैकेराइड बने। तो यही दो बेसिक डिफरेंस है। चलिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इस एंजाइम की इतनी औकात थी और इसने अपना काम कर दिया। ये चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब जरा सोचिए कि प्रोटीन्स किस रूप में आए हैं। प्रोटीन्स किस रूप में आए? तो स्टमक में लगभग 100% प्रोटीन को या तो सॉलिड प्रोटीन थे या लिक्विड प्रोटीन थे, उसको हमने किस रूप में तोड़ दिया था? स्टमक में उससे हमने पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेस के रूप में तोड़ दिया था। तो वही तो ड्यूोडेनम में आया होगा ना, जिसके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस काम करेगा। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीओजेस, यहां पर मैं लिखता हूं पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीओजेस। तो इस पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीओजेस के ऊपर काम करने के लिए पैनक्रियाज ने कौन से एंजाइम लेकर रखे हुए हैं? आसानी से जरा सोच के देखिए। इस पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीओजेस के ऊपर काम करने के लिए पैनक्रियाज ने कौन से एंजाइम सीक्रेट करके रखे हैं? 3 एंजाइम पैनक्रियाज ने सीक्रेट करके रखे थे। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? 3 नाम मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। तीनों एंजाइम को मैंने एक्टिवेट कर दिया था। एक एंजाइम, जो तीनों एंजाइम एक्टिवेट हो गए थे उसके नाम में सीधा प्रयोग करता हूं। उसका नाम अब होगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड, जो कि पहले इनएक्टिव रूप में थे, एक्टिवेट करने के बाद ये नाम आया था। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पहला लिखूंगा मुझे लिखना होगा ट्रिप्सिन, प्लस दूसरा क्या लिखना होगा? दूसरा मैं लिखूंगा काइमोट्रिप्सिन, और तीसरा मैं क्या लिखूंगा? तीसरा मैं लिखूंगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं, लोग छोटा दिख रहा है। देखिए छोटा लिखने की मैं एक वजह बताता हूं। मुझे इतने ही दूर के बोर्ड में पूरे पैनक्रियाज वाले फंक्शन को समाप्त करना होगा, जिससे कि कई लोग को उसको स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए। तो मेरे लिखने की वजह बस यही है, इतने ही दूर में मुझे पैनक्रियाज को फिनिश करना है। अब मुझे अच्छे से आइडिया है कि मुझे कितना जगह घेर लगेगा, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं। तो टेंशन ना लें, आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीओजेस आए हुए यहां पर, पैनक्रियाज उसके ऊपर क्या डाल दिया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज डाल दिया। नतीजा पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेस इससे छोटे रूप में तोड़ दिए गए। इसे छोटे रूप का नाम क्या लिखेंगे? इसे छोटे रूप का नाम होगा डाइपेप्टाइड्स। इसे छोटे रूप का नाम होगा डाइपेप्टाइड्स। देखिए हो गया। इन एंजाइम्स की बस इतनी क्षमता है कि इसे इससे छोटे रूप में तोड़ सकें। छोटे रूप का नाम होगा डाइपेप्टाइड्स। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, अगले राइटिंग पर आते हैं, अगले लाइन पर चलते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो अभी तक हमने किसके ऊपर कार्रवाई करी? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर देख लिया, प्रोटीन के ऊपर देख लिया। अब किसके ऊपर देखेंगे? फैट के ऊपर देख लेते हैं। तो चलिए मैं पहले लिखता हूं। जरा सोचिए कि यहां पर फैट किस रूप में है? फैट अभी भी फैट के रूप में ही मौजूद है, क्योंकि उसके ऊपर माउथ में भी कोई खास घटना नहीं घटी और स्टमक में भी उसके ऊपर कोई खास घटना नहीं घटी थी। यही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फैट को क्या क्या लिख सकते हैं? फैट लिख ही सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इसको फैट को हम लोग लिपिड भी कहते हैं, तो लिपिड मैं लिख सकता हूं। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग ट्राइग्लिसरल एल्डिहाइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसरल एल्डिहाइड भी कहते हैं। इसी को छोटा में TGA भी कहते हैं। कोई भी नाम हो, आंसर तो एक ही चीज, सब एक ही चीज है ना। तो जरा सोचिए, फिर से वापस आ रहे हैं हम लोग। किस रूप में लेकर आए हम लोग फैट को? इस ड्यूोडेनम में हम लोग इस फैट को ड्यूोडेनम में अभी फैट के रूप में ही लेकर आ पाए हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई कहीं नहीं की गई। तो फैट को किस किस नाम से संबोधित करते हैं? तो फैट को हम लिपिड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसरल एल्डिहाइड भी कहते हैं, और छोटा में इसको TGA भी कहते हैं।
तो इसके ऊपर काम करने के लिए पैनक्रियाज ने कौन से एंजाइम को छोड़कर रखा है? तो इसके ऊपर काम करने के लिए पैनक्रियाज ने एक एंजाइम को छोड़कर रखा है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? इस एंजाइम का नाम होता है पैनक्रिएटिक लाइपेज। और ध्यान दीजिएगा, इसी पैनक्रिएटिक लाइपेज का एक और नाम था। इसी पैनक्रिएटिक लाइपेज नाम के एंजाइम को हम लोग स्टीएप्सिन भी कहते थे, है ना। तो फैट के जो भी डिफरेंट रूप यहां पर दिख रहे हैं, फैट के डिफरेंट रूप के ऊपर कौन काम करेगा? पैनक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा। पैनक्रिएटिक लाइपेज के एक और नाम क्या था? इसे ही स्टीएप्सिन भी कहते हैं। और नतीजा ट्राइग्लिसराइड है ना। फैट को क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, है ना। तो नतीजा इस फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड को इससे छोटे रूप में तोड़ देगा और छोटे रूप का नाम होगा डाइग्लिसराइड। छोटे रूप का नाम होगा डाइग्लिसराइड। जो देखिए बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं यहां पर। तो मैं इस लाइन को एक बार रिपीट कर देता हूं। फैट यानी लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड या छोटे रूप में टीजीए भी कहते हैं। इसके ऊपर काम कौन करेगा? पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम काम करेगा, जिसको हम लोग स्टीएप्सिन भी कहते हैं। और इस एंजाइम के काम करने की वजह से फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड को क्या करेंगे? इसे छोटे रूप में तोड़ देंगे। इसे छोटे रूप का नाम होता है डाइग्लिसराइड। तो देखिए डाइग्लिसराइड के रूप में इसको इसने तोड़ दिया। बस इस एंजाइम की इतनी ही क्षमता, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। लेकिन एक और भोजन का डाइजेशन अभी शुरू करना बाकी है। तो जरा सोचिए, ड्यूोडेनम में पैनक्रिएटिक जूस के प्रभाव की वजह से कितने चीजों का डाइजेशन करना है? 4 चीजों का डाइजेशन करना है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो देखिए हमने बढ़ाया। प्रोटीन के डाइजेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो ये देखिए मैंने आगे बढ़ाया। लिपिड के डाइजेशन को भी हम लोगों ने देखिए यहां पर आगे बढ़ाया। और अब किसके डाइजेशन को हम लोग आगे बढ़ाते नजर आएंगे? न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन को हम लोग आगे बढ़ाते नजर आएंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं डीएनए भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग चाहे तो आरएनए भी लिख सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। इसके ऊपर अब हम लोग को डाइजेशन की घटनाओं को आगे बढ़ाना है। इसके ऊपर डाइजेशन की घटनाओं को चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर जब डाइजेशन की घटनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो पैनक्रियाज ने कौन से एंजाइम को रिलीज करके रखा है? तो इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करने के लिए पैनक्रियाज ने न्यूक्लियेज नाम के एंजाइम को रिलीज करके रखा है। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आप न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं तो इसके ऊपर कौन एंजाइम आपको बोलना होगा? न्यूक्लियेज एंजाइम बोलना होगा। लेकिन अगर आप सेपरेटली डीएनए या आरएनए बोल रहे हैं तब आपको एंजाइम का नाम भी क्या लिखना होगा? आपको डीएनएज लिखना होगा या आरएनएज लिखना होगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप कह रहे हैं इसका डाइजेशन आगे बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियेज। लेकिन अगर आप न्यूक्लिक एसिड की जगह अगर आप डीएनए आरएनए सब का प्रयोग करना चाहते हैं तो एंजाइम का नाम भी बदल जाएगा। अगर डीएनए लिखेंगे तो लिखेंगे डीएनएज, आरएनए लिखेंगे तो कहेंगे आरएनएज। और न्यूक्लिक एसिड इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और न्यूक्लिक एसिड टुकड़ों में टूट कर क्या बनाएगा? ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो आपने सुनकर रखा ही होगा। जो डीएनए आरएनए होते हैं मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं किसके जुड़ने से बनते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से ही डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने की वजह से ही डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, तो जब न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए टूटेंगे तो न्यूक्लियोटाइड ही ना बाहर निकलेगा। तो जिसके जुड़ने से बनता है उसके टूटने से वही चीज बाहर निकलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पैनक्रिएटिक जूस की वजह से किसके डाइजेशन की पहली बार शुरुआत हुई? तो पैनक्रिएटिक जूस की वजह से जो फैट है और जो न्यूक्लिक एसिड है इसके डाइजेशन की पहली बार एलिमेंट्री कैनाल में शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत तो माउथ में भी हो चुकी थी और प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत तो स्टमक में भी हो चुकी थी। लेकिन लिपिड और न्यूक्लिक एसिड दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका डाइजेशन पहली बार पैनक्रिएटिक जूस के प्रभाव में ड्यूोडेनम में ही होगा और कहीं इसके पहले इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था। तो अब देखिए हमारे पास एक अल्टीमेट एक रिजल्ट आ गया। पैनक्रिएटिक जूस ने अपना फंक्शन पैनक्रिएटिक जूस ने क्या किया? अपना फंक्शन दिखा दिया। अब पैनक्रिएटिक जूस ने अपना फंक्शन दिखा दिया तो हमारे पास इंड प्रोडक्ट क्या क्या है? हम लोग कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज नाम के डाइसैकेराइड में तोड़ने में सफल हुए हैं। उसी तरीके से हम लोग प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ने में सफल हुए हैं। उसी तरीके से हम लोग लिपिड यानी फैट को हम लोग डाइग्लिसराइड्स के रूप में तोड़ने में सफल हुए हैं। और उसी तरीके से हम लोग न्यूक्लिक एसिड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में तोड़ने में सफल हुए हैं। और ये देखिए इन चीजों का बनना साबित करता है, इन चीजों का बनना याद रखना बहुत आसान है। हर एक वर्ड में कहां है? हर एक वर्ड में कहीं ना कहीं डाई है। अगर देखें
तो हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, देखिए डाइसैकेराइड्स के रूप में तोड़ दिया, लेकिन 3 नाम के डाइसैकेराइड है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। वैसे ही प्रोटीन को हमने देखिए डाइपेप्टाइड के रूप में तोड़ दिया, लिपिड को हमने क्या किया, डाइग्लिसराइड्स के रूप में तोड़ दिया, और न्यूक्लियोटाइड्स को हमने न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में तोड़ दिया, यानी सब में कहीं ना कहीं डाई है ना। याद रखना बहुत आसान है, यानी डाई के लेवल तक तोड़ने की क्षमता कौन रखता है, डाई के लेवल तक तोड़ने की क्षमता रखता है पैनक्रियाज से निकलने वाला जूस, इसको हम लोग पैनकेटिक जूस कहते हैं। अब भोजन तो ड्यूोडेनम, तो ये सारी घटनाएं कहां घट रही थी, ड्यूोडेनम में घट रही थी, क्योंकि पैनकेटिक जूस तो ड्यूोडेनम में रिलीज होता है। लेकिन पैनकेटिक जूस के काम करने की वजह से जो ये सारे चीज अब बने हैं, आप तो ड्यूोडेनम से आगे बढ़ेंगे, तो ड्यूोडेनम से आगे यानी कि जरा सोचिए, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, ड्यूोडेनम से आगे बढ़ेंगे। जब ये ड्यूोडेनम से आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, ये जो भी चीज आपको नजर आ रहे हैं कहां पहुंच जाएंगे, जेजुनोम में पहुंच जाएंगे। यानी इन्हीं चीजों के ऊपर, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर अब फर्दर कार्रवाई कहां की जाएगी, जेजुनम इलियम में कार्रवाई की जाएगी, जहां एक और एंजाइम आना बाकी है, ध्यान रखिए, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। उस एंजाइम का नाम होगा सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन, पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो विलाई के बीच में क्या थे, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन, क्रिप्स ऑफ लिवरकुन से क्या निकल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस इंटेरिकस निकल रहा है। यानी अब डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, डाइग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर काम करेंगे। इंटेस्टाइन से आने वाला जूस जिसका नाम होगा इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस इंटेरिकस कहेंगे। जो चलिए ये रहे हमारे इन प्रोडक्ट, अब इसको आगे बढ़ाना है। सर डीएनए आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाएगा, टूट जाएंगे, बिल्कुल। आप न्यूक्लिक एसिड कहें, लेकिन न्यूक्लिक एसिड दो वैरायटी के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। इसलिए अगर आप सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कहना चाहते हैं तब आपको सिर्फ न्यूक्लियेज ही कहना होगा, लेकिन अगर आप न्यूक्लिक एसिड को और बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं तो आप उसको अलग अलग चाहें तो डीएनए आरएनए लिख सकते हैं। और जब आप डीएनए आरएनए लिखेंगे तो एंजाइम का नाम भी नया चेंज कर देना होगा, तब आपको डीएनए जो आरएनए लिखना होगा। आप कुछ भी लिखें, आप न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए लिखें, इसके ऊपर काम करने के लिए एंजाइम्स होंगे, लेकिन डीएनए आरएनए बने किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, इसलिए वो सेपरेट होंगे। कोई सेपरेट नेम, इट इज कॉमन फॉर न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, ठीक है, कह सकते हैं, सेपरेट नेम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको न्यूक्लियोटाइड्स ना कह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं तो न्यूक्लियेज एंजाइम होगा, इन प्रोडक्ट का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर आप डीएनए आरएनए कह रहे हैं तो एंजाइम का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, डीएनए आरएनए हो जाएगा। तो इन प्रोडक्ट का भी नाम आप चाहें तो यहां पर बदल सकते हैं, और इन प्रोडक्ट का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्लस राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, देखिए आंसर भी आपका मैंने यहां पर दे ही दिया है ना। तो सिर्फ कहने का तरीका बदल गया, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर बचा हुआ प्रोटीन का क्या हुआ, बिल्कुल बचे हुए प्रोटीन को एनसीईआरटी ने यहां पर शामिल किया। जैसे मैंने कहा कि स्टमक में 100% प्रोटीन को जरूरी नहीं है कि पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज में तोड़ दिया गया होगा, तो कुछ तो प्रोटीन जरूर अभी भी बचे होंगे। तो जो पेप्टॉन्स प्रोटीजेज थे, यानी संग संग जो थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी थे, उसके ऊपर भी कौन काम करेगा, उसके ऊपर भी काम करेगा सेम प्रोसेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और उसे किस रूप में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड के रूप में तोड़ने में सफल होगा। तो चलिए इसका भी मैंने आंसर यहां पर थोड़ा सा आपको दिया, थोड़ा सा, क्योंकि आप लग रहा है कि थोड़े से डिटेल को आप समझ पा रहे हैं, तो मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकता हूं। हो सकता है फिलहाल जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, है ना। मैं आपको एक नया एडवांस स्टेप बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप क्वेरी कर रहे हैं तो लग रहा है जैसे आप समझ रहे हैं, तो मैं एक एडवांस स्टेप बता देता हूं। कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है। जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम यहां लिखा है ना, मैंने कहा कि प्रोटीन्स के जो भी रूप हैं उसके ऊपर काम किया, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और तब जाकर उसको डाइपेप्टाइड के रूप में अलग किया, है ना, डाइपेप्टाइड्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो एंजाइम को अब मैं कंपेयर कर रहा हूं। अभी पैनक्रियाज से एक एंजाइम आ रहा है, उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इसके आगे हम लोग इंटेस्टाइन में अभी जाने वाले हैं, इंटेस्टाइनल जूस, वहां से भी एक एंजाइम आता है, उसका नाम होता है एमाइनोपेप्टाइडेज, इरिप्सिन भी उसे कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं है, ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी से बाहर फिर जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं है। समझ में आ रहा है तो बेहतर, नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जब जरूरत होगी आगे जाकर आप खुद समझ जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा लिख कर समझाना होता है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है, ठीक है। मेरे पास अभी जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूं, एनसीईआरटी बाहर जा रहे हैं। तो पैनक्रियाज से एक एंजाइम आता है, उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। वैसे ही जब हम लोग अभी सक्कस इंटेरिकस एंड इंटेस्टाइनल जूस पढ़ने जा रहे हैं, यहां से भी एक एंजाइम आएगा, उसका नाम रखेंगे अलग से, मैं यहां पर लिखता हूं, उसका नाम रखेंगे एमाइनोपेप्टाइडेज।
और एमाइनो पेप्टाइड्स का एक और नाम होता है, उसे हम लोग इरिप्सिन भी कहते हैं, उसे हम लोग इरिप्सिन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सक्कस इंटेरिकस से आने वाला एंजाइम होगा जिस पर अभी हम लोग पढ़ना बाकी है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको मैं अभी शामिल करता भी नहीं, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में प्रोटीन है ना। प्रोटीन क्या होता है? एमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। मान लेते हैं, सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, मान लेते हैं कि मेरे हाथ में प्रोटीन है, तो प्रोटीन किसके जुड़ने से बनता है? एमाइनो एसिड से जुड़ने से बनता है। मान लेते हैं इतने दूर के प्रोटीन में लगभग 100 एमाइनो एसिड है, मान लिया, सिर्फ मानना है आपको, है ना। मान लेते हैं मेरे हाथ में प्रोटीन है और इतने बड़े साइज के प्रोटीन में लगभग 100 एमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रोटीन के 2 एंड हो गए। इस प्रोटीन के एक एंड को कहा जाता है सी टर्मिनस, इसी प्रोटीन के दूसरे एंड को कहा जाता है एन टर्मिनस। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा चीज है। प्रोटीन किसके मिलने से जुड़ने से बनते हैं? एमाइनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं। यानी लगभग मान लेते हैं कि 100 एमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, तब जाकर मेरे पास हाथ में एक प्रोटीन यहां पर रखा हुआ है। लेकिन इस प्रोटीन के कितने एंड हो गए? 2 एंड हो गए। जिस तरीके से पेन के 2 एंड होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, वैसे ही प्रोटीन के भी कितने एंड है? 2 एंड है। उसके एक एंड को हम लोग क्या कहते हैं? उसके एक एंड को हम लोग कहते हैं एन टर्मिनस और दूसरे एंड को कहते हैं सी। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स क्या करता है ना, सी टर्मिनस वाला जो साइड है इधर से एमाइनो एसिड को तोड़ता है, और एमाइनो पेप्टाइड्स क्या करता है ना, जो एन टर्मिनस वाला एंड है इधर से एमाइनो एसिड को तोड़ता है। दोनों एमाइनो एसिड को अलग कर रहे हैं, दोनों एमाइनो एसिड को अलग करते हैं। तो याद रखना बहुत आसान है, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स स्पेलिंग में क्या है? स्पेलिंग में ही सी है, सी है तो किधर से तोड़ेंगे? वैसे ही आप एमाइनो पेप्टाइड्स देखिए, इसके स्पेलिंग में भी एन है, किधर से तोड़ेंगे? एन। तो याद रखने का छोटा सा तरीका ये हो सकता है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइड्स भी प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, एमाइनो पेप्टाइड या इरिप्सिन जो कि आगे आने वाला सक्कस इंटेरिकस से, ये भी प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन को दोनों अलग अलग एंड से तोड़ते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइड उसे सी तरफ से, सी एंड से तोड़ेगा, जबकि जो एमाइनो पेप्टाइड होंगे उसे एन एंड यानी एन टर्मिनस से तोड़ते हैं। तो यही एक छोटा सा लाइन था, समझ में आ रहा है तो बेहतर, नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं। चलिए, तो अब हमारे पास इन प्रोडक्ट क्या क्या हैं? पैनक्रियाज ने अपना काम कर दिया। पैनक्रियाज ने क्या किया? प्रोटीन को डाइपेप्टाइड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज नाम के 3 तरीके के डाइसैकराइड में तोड़ा, लिपिड को डाइग्लिसराइड के रूप में तोड़ा और न्यूक्लिक एसिड को उसने न्यूक्लियोटाइड के रूप में तोड़ा। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है। दैट मींस डाई के लेवल तक ही लाने की इसकी क्षमता होती है। याद रखना बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रोसेसिंग अब कौन दिखाएगा? अगला कमाल दिखाएगा इंटेस्टाइनल जूस, मतलब सक्कस इंटेरिकस। किसके ऊपर कमाल दिखाएगा? इसके ऊपर भी दिखाएगा, इसके ऊपर भी दिखाएगा, इसके ऊपर भी दिखाएगा और इसके ऊपर भी दिखाएगा। जो है उसी के ऊपर फर्दर काम किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, और इसलिए मैंने छोटा लिखा हुआ था जिससे एक जगह रहे आपके लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। अब लिखेंगे अगला हेडिंग क्या होगा? एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, मतलब सक्कस इंटेरिकस। हेडिंग में लिख रहा हूं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस मतलब सक्कस इंटेरिकस। अब ये काम करेगा, लेकिन सक्कस इंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस कहां पर आएगा? क्या ड्यूडेनम में आएगा या जेजुनम इलियम में? तो ये जेजुनम इलियम में आएगा। एडवर्टीजमेंट आने लगा। तो एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस इंटेरिकस अब ये कहां पर काम करेगा? ये जेजुनम इलियम में काम करेगा। तो ड्यूडेनम में घटना को देख चुके, और जेजुनम इलियम में, तो जेजुनम इलियम में क्या पहुंचेगा? तो ड्यूडेनम में यही ना बना, ड्यूडेनम में इन्हीं चीजों को हमने बनाया, तो इन्हीं चीजों के ऊपर अब जेजुनम इलियम में कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा उल्टा, मैं इसको मिटाने से बच रहा हूं, मैं इसको मिटाने से थोड़ा बचना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आउटर लाइन को मैं मिटा देता हूं। इस बार मैं थोड़ा उल्टा लिखूंगा, है ना, इस साइड से वापस चलेंगे, जिससे आपको दिखे कि इसी के ऊपर मैंने आगे फर्दर कार्रवाई करी। तो देखिए अब हमारे पास क्या दिख रहा है? हमारे पास दिख रहा है 3 नाम के डाइसैकराइड दिख रहे हैं। उस तीनों नाम क्या है? माल्टोज है, लैक्टोज है
और सुक्रोज है, यही ना इन प्रोडक्ट हैं, और तीनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं डाइसैकेराइड। तो चलिए देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस एंटेरिकस के पास इन सब के ऊपर काम करने के लिए कौन कौन से एंजाइम हैं। तो माल्टोज, इधर चलिए मैं उल्टा लिख रहा हूं, है ना, मैं मिटाने से बच रहा था, इसके ऊपर भी मुझे कुछ काम करना होगा, लैक्टोज के ऊपर भी कुछ काम करना होगा, और सुक्रोज के ऊपर भी कुछ काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इंटेस्टाइनल जूस ने माल्टोज के ऊपर काम करने के लिए कौन से एंजाइम बना कर रखे हैं, इसने डाल दिए इसके ऊपर माल्टेज। जिस नाम का इन प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर उसी नाम के एंजाइम का आपको प्रयोग करना है। तो माल्टोज के ऊपर अब कौन काम करेगा, माल्टेज। लैक्टोज के ऊपर कौन काम करेगा, तो काम करेगा लैक्टेज। और सुक्रोज के ऊपर कौन काम करेगा, तो काम करेगा सुक्रेज, है ना। तो देखिए ये जो भी एंजाइम्स है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, किसने सीक्रेट किए हैं, इसको सक्कस एंटेरिकस ने सीक्रेट किए हैं, है ना। तो माल्टोज के ऊपर काम किया माल्टेज, लैक्टोज के ऊपर काम किया लैक्टेज, और सुक्रोज के ऊपर काम किया सुक्रेज। लेकिन ये जो तीन नाम है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इसके और भी नाम है। चलिए देखते हैं और नाम क्या है। माल्टेज को अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं, माल्टेज को अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया। वैसे ही लैक्टेज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहते हैं। वैसे ही सुक्रेज को इन्वर्टेज नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर भी नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिए कितना आसान प्रोसेसिंग है, कितना आसान सा प्रोसेसिंग है। तो हम लोग लेकर के आए थे यहां पर जो मिले में लेकर आए हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब इन्वर्ट शुगर। तो इसके ऊपर काम करने के लिए सक्कस एंटेरिकस ने क्या एंजाइम डाल दिया, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज को डाल दिया। और इन माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज को हम लोग अल्फा ग्लूकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और इन्वर्टेज नाम से भी संबोधित करते हैं। नतीजा अब इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इमेजिन कीजिए माल्टेज ने जब माल्टोज के ऊपर काम किया तो क्या हो गया, दरअसल इस माल्टोज में दो ग्लूकोज छुपे हुए थे। माल्टोज में क्या है, इस माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज छुपे हुए हैं। तो माल्टेज ने जब माल्टोज के ऊपर काम किया तो क्या सेपरेट होगा, दो ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज जो जुड़े हुए थे दोनों ग्लूकोज अब अलग अलग हो गए। तो ये देखिए जब माल्टोज को तोड़ा गया, माल्टेज ने तोड़ा, तो लास्ट में क्या बना, लास्ट में बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। उसी तरीके से लैक्टोज के ऊपर किसने काम किया है, लैक्टेज ने काम किया। तो लैक्टोज में क्या छुपा हुआ है, तो लैक्टोज में ग्लूकोज भी छुपा हुआ है और एक गैलेक्टोज भी छुपा हुआ है, यानी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वैसे ही सुक्रोज के ऊपर जब सुक्रेज ने काम किया तो इस सुक्रोज में क्या छुपे हुए थे, इस सुक्रोज में एक ग्लूकोज भी छुपा हुआ था, एक फ्रक्टोज भी छुपा हुआ था, दोनों अलग हो जाएंगे। मैं यहां पर लिख सकता हूं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो देखिए ये हो गए, तोड़ दिया हमने, इससे छोटा आगे टूटेगा ही नहीं। ये आखिरी स्थान है जहां पर भोजन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका, इससे आगे तोड़ने की इसकी क्षमता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इससे छोटा रूप होता ही नहीं है। तो ये देखिए लास्टली हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। तो माल्टोज से बने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज से बने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज से बने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन जरा एक स्टेप और आगे बढ़ के इसके क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे इतने ही ना इन प्रोडक्ट हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इतने रूप में तोड़ने में सफल हुए, लेकिन जरा सोचिए सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है। कहा जाता है कि जो भी यहां पे इन प्रोडक्ट बने हैं उसमें 80% के आसपास क्या है, तो 80% के आसपास है ग्लूकोज। फ्रक्टोज की मात्रा कितनी है, तो फ्रक्टोज की मात्रा मोर देन 10% है, फ्रक्टोज की मात्रा मोर देन 10%। ये क्या है, ये होंगे फ्रक्टोज, ये है फ्रक्टोज। तो बच क्या गया, अगर फ्रक्टोज की मात्रा 10% से ज्यादा है तो बच गया एक ही नाम, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गैलेक्टोज की मात्रा क्या है, मैं लिखता हूं अच्छे से, गैलेक्टोज की मात्रा कितनी है, तो दिख ही रहा है लेस देन 10%, क्योंकि हम लोग को 100% ही ना बना सकते हैं और तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट 100% कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, तोड़ दिया। जब 100% कार्बोहाइड्रेट को तोड़े तो इन प्रोडक्ट क्या क्या बने, 80% से ज्यादा इसमें क्या दिख रहे हैं, देखिए ग्लूकोज दिख रहे हैं, 10% से ज्यादा इसमें क्या दिख रहे हैं, फ्रक्टोज बनेंगे। तो गैलेक्टोज की मात्रा कितनी बचेगी, ऑब्वियसली लेस देन 10% बचेगी। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा क्या बना, तो आंसर होगा ग्लूकोज, और सबसे कम क्या बना, तो आंसर होगा गैलेक्टोज। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा कर भी पेश किया जाता है।
ये पूछा जाएगा आपसे कि किसका एब्जॉर्प्शन सबसे तेजी से और सबसे पहले हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया किसका एब्जॉर्प्शन सबसे तेजी से होगा या सबसे पहले होगा। तो देखिए आंसर बहुत आसान सा है, गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन सबसे तेजी से होगा, सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम मात्रा में है ना, अगर सबसे कम मात्रा में है तो इसका एब्जॉर्प्शन सबसे पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन करने में वक्त बर्बाद नहीं होगा, वक्त काफी कम लगेगा। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन रहता है। तो प्रोपोर्शन रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए आंसर यहां पर है। और क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया, किसका एब्जॉर्प्शन सबसे तेजी से या सबसे पहले होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज का होगा। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा। तो देखिए इसकी कहानी भी मैंने यहां पर खत्म कर डाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं मिटाता हूं, फिर से मुझे अगले स्टेप पर चलना होगा। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट को मैंने क्या किया, पूरी तरीके से तोड़ लिया, इसको और फर्दर ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब किसके ऊपर कार्रवाई करना है? प्रोटीन किस रूप में आया है? तो प्रोटीन तो यहां डाइपेप्टाइड के रूप में आया है, प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स के रूप में आया है। तो इस डाइपेप्टाइड्स के रूप में जो प्रोटीन आया है, इसके ऊपर काम करने के लिए सक्कस एंटेरिकस ने कौन से एंजाइम को डाल दिया? तो नाम डाल दिया डाइपेप्टाइडेजेस। किस एंजाइम को डाल दिया? तो डाइपेप्टाइडेजेस को डाल दिया। तो डाइपेप्टाइड्स के ऊपर जब डाइपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम काम करेंगे, तो डाइपेप्टाइड में क्या छुपे हुए थे? एमाइनो एसिड छुपे हुए थे। तो जब डाइपेप्टाइडेज काम करेगा तो टूट कर क्या निकलेंगे एमाइनो एसिड। ये देखिए हमने प्रोटीन का डाइजेशन भी कंप्लीट कर दिया, हमने उसे क्या किया? एमाइनो एसिड के रूप में तोड़ दिया। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में तोड़ने में सफल हो गए, इससे छोटा हो नहीं सकता। वैसे ही प्रोटीन को हम लोग क्या कर दिए? एमाइनो एसिड के रूप में तोड़ने में सफल हो गए, इससे छोटा हो नहीं सकता। फिनिश हो गया। तो देखिए प्रोटीन का मेन प्रोडक्ट आ गया। अब आते हैं डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड्स के ऊपर, तो डाइग्लिसराइड के ऊपर काम करने के लिए, डाइग्लिसराइड के ऊपर काम करने के लिए सक्कस एंटेरिकस में कौन सा एंजाइम अवेलेबल है? इंटेस्टाइनल लाइपेज नाम का एंजाइम है। इसके ऊपर काम करने के लिए कौन सा एंजाइम अवेलेबल है? इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज नाम का एंजाइम अवेलेबल है। तो डाइग्लिसराइड्स के ऊपर जब इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा तो क्या अलग होगा? अब यहां से थोड़ा सा पेंच है, चलिए मैं पहले लिख लेता हूं कि क्या बनेगा, तब उसको समझाता हूं। तीन चीज बनेंगे, मोनोग्लिसराइड्स भी बनेगा, तीन चीज बनेंगे, इसमें मोनोग्लिसराइड्स भी बनेगा, प्लस फैटी एसिड भी बनेगा, प्लस ग्लिसरॉल भी बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि जब फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है तब तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं, यानी जब डाइग्लिसराइड्स को अगर तोड़ा गया तो 100% डाइग्लिसराइड को टूट करके क्या बना देना चाहिए था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाना चाहिए था, क्योंकि यही तो एंड प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा पेंच है। कहा जाता है, जो एग्जैक्ट थ्योरी भी यही है, प्रैक्टिकली भी यही देखा जाता है कि हमारे शरीर में यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 100% फैट का डाइजेशन कभी नहीं किया जाता। यानी एक क्वेश्चन कभी किसी ने पूछ दिया, एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताएं जिसका 100% डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर होगा लिपिड यानी फैट। उसका 100% डाइजेशन कभी भी नहीं किया जाता। तो आखिर क्या किया जाता है? तो कहा जाता है कि सिर्फ 50% जो डाइग्लिसराइड्स हैं वो पूरी तरीके से तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिए जाएंगे। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसकी मात्रा कितने परसेंट है? 50%। लेकिन जो 50% जो डाइग्लिसराइड्स हैं वो मोनोग्लिसराइड्स तक ही टूटेंगे, इसके आगे टूटने को तैयार नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 100% डाइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ा जाता, सिर्फ 50% डाइग्लिसराइड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा, और बाकी का जो 50% डाइग्लिसराइड है इससे छोटे रूप में उसका नाम होगा मोनोग्लिसराइड्स। और यही फैक्ट है, यानी कि 100% डाइजेशन फैट का पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% डाइजेशन तब कहते जब सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते, लेकिन यहां पर तो मोनोग्लिसराइड्स भी बच गए, और जो मोनोग्लिसराइड्स के रूप में ही आगे रह जाएगा, इसको आगे तोड़ने की कोशिश ही नहीं की जाएगी। तो फिर अगला कंसेप्ट आपका यहां पे अराइव हो गया। तो एक तो आंसर आपका सॉल्व हो गया कि किसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता? फैट का। क्यों नहीं होता? क्योंकि 50% मोनोग्लिसराइड्स तक ही रह गए। तो मान लेते हैं किसी ने क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ दिया होगा, इज इट गुड और बैड? तो जरा सोचिए क्या हो सकता है, इज इट गुड और बैड? हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी घटना बैड हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड घटनाएं ही होती हैं, बैड घटना हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर 50% फैट को मोनोग्लिसराइड्स के रूप में छोड़ दिया गया तो इसके पीछे कुछ खास वजह होगी। इसके पीछे क्या होगी? कुछ खास वजह होगी, इसलिए 50% का मोनोग्लिसराइड में छोड़ दिया गया।
अब आपके मन में ये क्वेरी उठता होगा कि आखिर क्या वजह रही होगी कि 50% फैट को मोनोग्लिसराइड्स तक ही तोड़ा गया, 100 पूरे के पूरे को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ा गया, क्या वजह रही होगी? तो चलिए इसकी वजह मैं यहीं पर थोड़ा बताता हूं, फिर थोड़ी देर में आपका क्लियर भी हो जाएगा। बड़ा अजीब सा लाइन है, बड़ा अजीब सा लाइन है इसकी वजह। वो अजीब सा लाइन ये होगा कि कहा जाता है कि अगर फैट को 100% फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। देखिए कितनी पिकुलियर सी लाइन मैं यहां पे बोल रहा हूं। जनरली अभी तक आपने सोचा होगा या दिमाग में ये रखा होगा कि जब किसी भी चीज को 100% तोड़ते हैं, सबसे छोटा रूप में आ जाता है, तभी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। बात सही भी है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को मैंने सबसे छोटे रूप में तोड़ा, प्रोटीन को भी देखिए हमने सबसे छोटे रूप में तोड़ा, आगे देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे रूप में तोड़ने में सफल होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 100% जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन फैट के संदर्भ में बात अप्लाई नहीं होती। कहा जाता है कि फैट का 100% डाइजेशन नहीं होना चाहिए, 50% को मोनोग्लिसराइड्स के रूप में ही छोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मोनोग्लिसराइड्स के रूप में 50% बचे रह जाएंगे तभी इसका एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग साबित भी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 50% इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अगर 100% फैटी एसिड ग्लिसरॉल बच जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ही प्रभावित हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। और अगर हम चाहते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन हो तो 50% को इस रूप में छोड़ना ही होगा। तो चलिए आगे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के अंदर या 10-20 मिनट में ये भी आपका सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। तो फैट को हमने किस रूप में तोड़कर रख दिया? फैट को मैंने मोनोग्लिसराइड के साथ साथ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में भी तोड़कर रख दिया। अब क्या बच गए? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर काम करने के लिए सक्कस एंटेरिकस में किस नाम का एंजाइम है, तो इसके ऊपर कौन सा एंजाइम डालेगा? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डालेगा। जिस नाम है उसी के आगे में आप ASES जोड़ दे तो एंजाइम का नाम बन जाता। तो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर काम करने के लिए सक्कस एंटेरिकस ने कौन सा एंजाइम छोड़ दिया? इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम छोड़ दिया। इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम छोड़ दिया। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जब न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा तो क्या होगा? दो चीज बनेंगे, एक बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, एक बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स, है ना। इसके अंदर दो चीज छुपे हुए थे तो दोनों चीज को मैं अलग करता हूं। एक क्या बन जाएगा? एक बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, एक बनेगा फॉस्फोरिक एसिड और एक बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोसाइड बना, इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर काम करने के लिए एक और एंजाइम इसने छोड़ दिया, उसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइडेज। उसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइडेज। और नतीजा न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर क्या छुपे हुए थे? तो इसके अंदर नाइट्रोजन बेस और शुगर छुपे हुए थे, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसके अंदर छुपे हुए थे नाइट्रोजन बेस और क्या अलग हो जाएगा? शुगर। यही है इन प्रोडक्ट। इसके आगे तोड़ने की क्षमता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपने सुना भी होगा जो डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तीन चीज के जुड़ने से बनते हैं। जो डीएनए आरएनए होते हैं वो तीन चीज के जुड़ने से बने होते हैं। वो तीन चीज क्या होते हैं? उसमें नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें शुगर होता है और उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये देखिए तीनों चीजों को मैंने अलग कर दिया। नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन्हीं तीन चीज के मिलने से क्या बनता है? डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो जब डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड टूटेंगे तो वही तीन चीज बाहर निकलेंगे जिनके मिलने से बना था। तो देखिए वही घटना घटी, वो सारी चीज अलग हो गए। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर काम किया, न्यूक्लियोटाइड तो फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। फॉस्फोरिक एसिड को और तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा एक इन प्रोडक्ट है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर अभी भी तोड़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। नतीजा इसके ऊपर काम किया होगा न्यूक्लियोसाइडेज, तो क्या अलग हो गया? नाइट्रोजन बेस और शुगर। तो ये भी हमारे इन प्रोडक्ट्स हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक जिस्ट दिख रहा है। हमने डाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया। डाइजेशन की प्रक्रिया को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। अब एनसीईआरटी के एक एरर पर आपका ध्यान दिलाते हैं। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में आपको लिखा मिलेगा कि जो भी डाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर घटती दिख रही है, ये कहां पर कंप्लीट किया जाता है? तो एनसीईआरटी कहता है इसे ड्यूडेनम में ही कंप्लीट किया जाता है। और जेजुनम इलियम में तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन की घटना होती है ना। एक खास पैराग्राफ आप बाद में आप इसको ओपन करके देखेंगे तो एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, लिखा मिलेगा कि जितने भी डाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट की गई, जितने भी इन प्रोडक्ट्स यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, ऑल दी इन प्रोडक्ट्स ये कहां पर बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है। और लिखता है कि जेजुनम इलियम में तो आगे सिर्फ एब्जॉर्प्शन की घटना घटती है। सोचिए कितनी बड़ी गलती है। क्या ड्यूडेनम में क्या डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ड्यूडेनम में सक्कस एंटेरिकस थोड़ी ही आएगा। सक्कस एंटेरिकस तो जेजुनम इलियम में आएगा, क्योंकि ये तो जेजुनम इलियम में विलाई के बीच के ग्लैंड, जिसको क्रिप्स ऑफ लिवर कुन कहते हैं, वहां से निकलते हैं। तो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो जब तक भोजन जेजुनम इलियम से क्रॉस नहीं करेगा, जब तक उसे क्रिप्स ऑफ लिवर कुन के सक्कस एंटेरिकस से सामना नहीं होगा, तब तक ये डाइजेशन की घटना कंप्लीट नहीं होगी।
यानी कि एनसीईआरटी को लाइन क्या हो रहा है, काफी बड़ी गलती साबित हो रहा है, जिसमें उसने कहा है कि डाइजेशन की प्रक्रिया को ड्यूोडेनम में समाप्त कर देंगे और जेजुनम इलियम में तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। ये काफी बड़ी गलती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत समझना समझाना ये मेरा काम हो सकता है, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट। एक छोटा सा पैराग्राफ हमेशा याद रखिएगा, छोटा सा एक लाइन है, बॉस इज ऑलवेज राइट। दैट मींस एनसीईआरटी में भले ही एरर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है, +4 अगर आपको चाहिए, तो आप उस लाइन को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको फिलहाल नंबर से मतलब है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ड्यूोडेनम में कभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। ये सारी घटना कहां कंप्लीट हो रही है, जेजुनम इलियम में कंप्लीट हो रही है, लेकिन एनसीईआरटी ड्यूोडेनम कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब इन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। क्या क्या इन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को मैंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में तोड़ डाला, प्रोटीन को मैंने एमाइनो एसिड के रूप में तोड़ डाला, वैसे ही लिपिड को मैंने मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ डाला, और न्यूक्लिक एसिड को मैंने नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के रूप में तोड़ डाला। यानी हर चीज को आखिरी जहां तक तोड़ने की पॉसिबिलिटी बनती थी, उसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया। उसको मैंने क्या किया, वहां तक तोड़ दिया। अब आगे सोचना है यहां पर जो भी इन प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। जो भी इन प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, दो ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। वो ग्रुप क्या होंगे, या तो वाटर सोल्युबल होंगे या वाटर इनसोल्युबल। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भी इन प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसमें वाटर सोल्युबल क्या है और वाटर इनसोल्युबल क्या है। एनसीईआरटी फिर से यहां पे एक एरर करने वाला है, फिर से एक एरर करेगा। चलिए देखते हैं कि क्या। जो कार्बोहाइड्रेट के इन प्रोडक्ट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट के इन प्रोडक्ट है, ये 100% क्या है, वाटर सोल्युबल। 100% क्या है, वाटर सोल्युबल। जो प्रोटीन का इन प्रोडक्ट है, ये भी 100% क्या है, वाटर सोल्युबल। जो न्यूक्लिक एसिड के जो इन प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये भी 100% क्या है, ये भी है वाटर सोल्युबल। तो देखिए, वाटर सोल्युबल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। वाटर सोल्युबल क्या क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट के इन प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन के इन प्रोडक्ट्स हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड के इन प्रोडक्ट्स हैं, वो 100% क्या है, वाटर सोल्युबल। और जो वाटर सोल्युबल चीज होते हैं, वो ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब होकर आगे जाते हैं। हम लोग एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या क्या वाटर सोल्युबल इन प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या वाटर इनसोल्युबल इन प्रोडक्ट्स हैं। जिसके लिए आपको विलाई के स्ट्रक्चर को याद रखना होगा। याद कीजिए, एक समय हम लोग विलाई का सेक्शन पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि विलाई से दो तरीके के डक्ट बाहर निकलते हैं। एक वेन निकलता है जिसमें ब्लड रहता है, और एक लैक्टियल भी निकलता था जिसमें लिम्फ रहता है। ध्यान रखना होगा। तो विलाई से क्या निकलते थे, एक वेन निकलता था जिसमें ब्लड होते थे, और लैक्टियल भी निकलते थे जिसमें लिम्फ होता था। तो कहा जाता है कि जो वाटर सोल्युबल हैं वो वेन के जरिए एब्जॉर्ब होकर आगे जाएंगे, और जो वाटर इनसोल्युबल होंगे वो लैक्टियल के जरिए एब्जॉर्ब होकर आगे जाएंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए इस चीज को मैं यहां पे इलैबोरेट कर रहा हूं। मतलब साफ है, अगर कार्बोहाइड्रेट के इन प्रोडक्ट, प्रोटीन के इन प्रोडक्ट और न्यूक्लिक एसिड के इन प्रोडक्ट अगर वाटर सोल्युबल हैं, तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अब भिलाई से किसके जरिए बाहर निकलेंगे, तो भिलाई से वेन के जरिए बाहर निकलेंगे जिसमें ब्लड जाता है। इसका आंसर मैंने दे दिया। लेकिन ये जो वाटर इनसोल्युबल, अब क्वेश्चन बच गया वाटर इनसोल्युबल, एनसीईआरटी के एरर पर आपका ध्यान जाएगा। यहां पर एनसीईआरटी कहता है कि जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, ये वाटर इनसोल्युबल है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मान लिया, बॉस इज ऑलवेज राइट। आपने कह दिया मुझे आंसर चाहिए, मुझे +4 चाहिए, मैं आपके आंसर को सही मान लूंगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर वाटर इनसोल्युबल। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाटर इनसोल्युबल है, मतलब ये फैट सोल्युबल है, एनसीईआरटी कहता है, मैंने चलो मान लिया। लेकिन क्या वाकई, चलिए रियल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लेकिन क्या वाकई फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या दोनों वाटर इनसोल्युबल हैं, मतलब फैट सोल्युबल हैं? जवाब है नहीं। जरा ग्लिसरॉल के स्पेलिंग को देखिए, ग्लिसरॉल के लास्ट में क्या है, तो ग्लिसरॉल के लास्ट में है OL। OL मींस अल्कोहल। ग्लिसरॉल किसकी वैरायटी है, ग्लिसरॉल के लास्ट में OL है। OL मींस ये अल्कोहल की एक वैरायटी है। और जरा सोचिए, क्या अल्कोहल वाटर सोल्युबल होते हैं या वाटर इनसोल्युबल होते हैं? ये तो वाटर सोल्युबल होते हैं ना, ये तो पानी में आराम से घुल जाते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी के एरर पर मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं। एनसीईआरटी कहता है कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या है, वाटर इनसोल्युबल, क्योंकि पानी में नहीं घुलेंगे, वाटर इनसोल्युबल है, तो किस में घुलेंगे, फैट में घुलेंगे, इसलिए इसको एनसीईआरटी फैट सोल्युबल कहता है। लेकिन फैक्ट ये है कि ग्लिसरॉल फैट सोल्युबल नहीं होना चाहिए था। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल को तो वाटर सोल्युबल होना चाहिए था। तो रियल में फैट सोल्युबल क्या है, तो रियल में फैट सोल्युबल सिर्फ मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स ही हैं। मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड ही हैं।
यानी कि मेरे हिसाब से अगर थ्योरी को अगर आगे बढ़ाया जाए, मेरे हिसाब से नहीं, रियल फिजियोलॉजी इसे मेडिकल साइंस कहते हैं, अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए तो सिर्फ दो ही इन प्रोडक्ट ऐसे नजर आ रहे हैं, दैट इज मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स व्हिच आर वाटर इनसॉल्युबल, मतलब व्हिच आर फैट सोल्युबल। उसको छोड़ दें तो बाकी सारी चीज क्या है, बाकी सारी चीज हैं वाटर सोल्युबल। और कॉन्सेप्ट कहता है जो वाटर सोल्युबल कंटेंट है वो किसके जरिए आगे बढ़ेंगे, वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके वेन के जरिए आगे बढ़ेंगे, और जो वाटर इनसॉल्युबल यानी जो फैट सोल्युबल हैं ये किसके जरिए आगे बढ़ेंगे, तो जो वाटर इनसॉल्युबल यानी फैट सोल्युबल है मतलब मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब करके लैक्टियल्स के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। अब इसी थ्योरी को मुझे डिटेल में आपको समझाना है, इसी थ्योरी को मुझे क्या करना है, आपको डिटेल में समझाना होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सर दीज आर सक्कस एंटेरिकस एंजाइम विच आर वर्किंग, विच आर वर्किंग मीन्स मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। रॉकी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, सर दीज ऑल आर सक्कस एंटेरिकस एंजाइम, बिल्कुल सारे एंजाइम का नाम सक्कस एंटेरिकस के हैं। विच आर वर्किंग, विच आर वर्किंग मीन्स यस दे आर वर्किंग, उनके काम को ऑलरेडी देख चुके। चलिए वापस हम लोग पीछे चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं, पीछे आप काफी पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वापस हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, दोबारा मैं लिखूंगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। वाटर इनसॉल्युबल यानी फैट सोल्युबल क्या है, दो ही चीजें हैं, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड, बाकी सारे क्या हो गए, वाटर सॉल्युबल हो गए। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर वाटर इनसॉल्युबल पूछे तो आपका आंसर होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि आपको नंबर पाना है। लेकिन रियल में क्या होते हैं, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स, दे आर वाटर इनसॉल्युबल मतलब फैट सोल्युबल। तो मैं इसको लिखने वाला अब नहीं हूं, मैंने बोल दिया। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को आगे तीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पहला हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म बिहाइंड एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। तरीका ये तो मैं आपको सिर्फ ये बता कौन वाटर सोल्युबल है कौन वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन अब हम लोग तरीका देखेंगे कैसे। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म बिहाइंड या मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन, यानी किस थ्योरी के आधार पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किस जगह पर किन चीजों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन की घटना को हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन तरीके से बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छोटा लिखने की वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि एक तरीके के कॉन्सेप्ट एक ही पेज पर रहें, जिससे आपको स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो आपको दिक्कत ना आए। तो तीन तरीके से हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे किस जगह पर किसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो चलिए तीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन, प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के पीछे क्या क्या थ्योरी है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कई सारे थ्योरीज हैं। पहला सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्प्शन होगा, पहला सिंपल डिफ्यूजन से भी एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होगा। तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होगा। चौथा और क्या हो सकता है, एक और प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए भी एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी एक प्रिंसिपल है। और क्या होगा, इंडोसाइटोसिस के जरिए भी एब्जॉर्प्शन होता है, इंडोसाइटोसिस के जरिए भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन यही पांच प्रिंसिपल हैं। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, उज्जवल रॉय, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलीपेज एंजाइम इन फैट इमल्सिफिकेशन। बिल्कुल इसको आपको मैं व्हाट्सएप पे बता देता हूं, है ना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जाना है, फिर मुझे कई सारे चीज यहां पर बोलने होंगे। कॉलीपेज के लिए जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर बताने की, क्योंकि पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो आपको अलग से सॉर्ट आउट कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल बिहाइंड एब्जॉर्प्शन पर आते हैं। तो प्रिंसिपल क्या क्या है, सिंपल फैसिलिटी। फिर आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, मेरे वर्ड्स को कैच करने की कोशिश कीजिए, क्या आप इन प्रोसेस का मतलब समझते हैं। अगर मतलब समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो आप ध्यान से सुने, और अगर आपने गलत समझ के रखा है तो भी मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करने वाला हूँ। तो ध्यान तो आपको यहाँ पर देना होगा, है ना। तो अननेसेसरी चीजों को आपको पूछना है तो आप उससे बाद नहीं पूछ लेंगे, लेकिन फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी आपके एग्जाम की डेट आ गई है। मुझे जहां तक ध्यान है 15 को इसी महीने आपकी, दैट मीन्स एक सप्ताह के बाद आपकी एग्जाम है। अगर एक सप्ताह के बाद आपकी एग्जाम है तो मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है, तो मुझे फिनिश करने का एक प्रेशर है। चलिए, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या कहते हैं,
अपने कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए और मेरे द्वारा समझाए गए इस लाइंस पर भी आप गौर कीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। गलत है तो आप उसे हटाएं और सही कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें। सिंपल डिफ्यूजन, तो पहला मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा, क्या सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया होने के लिए क्या किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के लिए किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ेगी? तो जवाब है नहीं। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के लिए किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोई भी पूछ सकता है कैसे साबित करेंगे, तो चलिए साबित करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, एक डीओ या परफ्यूम खरीद कर लेकर आया, अब मैंने इस रूम में उस डीओ या परफ्यूम का स्प्रे कर दिया, क्या वो डीओ या परफ्यूम की जो स्मेल है क्या पूरे रूम में फैल जाएगी? बिल्कुल फैल जाएगी। इसी को तो कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो देखिए इस रूम में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं था, मैंने डाल दिया और स्प्रे बिल्कुल पूरे रूम में स्प्रेड कर दिया, स्मेल फैल गई, ये भी सिंपल डिफ्यूजन है। चलिए पानी को ले लेते हैं, मेरे पास थोड़ा सा पानी रहा होगा किसी बर्तन में, मैंने उसमें किसी कलर को डाल दिया, इंक को डाल दिया, मान लिया मैंने उसमें इंक को डाल दिया, तो आपने देखा होगा ये इंक क्या होगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। ये भी क्या है, ये भी तो सिंपल डिफ्यूजन है। यानी हवा में स्मेल का स्प्रेड कर जाना और पानी में किसी रंग का स्प्रेड कर जाना, ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। और इसे साबित होता है कि सिंपल डिफ्यूजन के लिए किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सेल जब एब्जॉर्ब करेंगे तो रास्ते में क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा। जब सेल किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे तो रास्ते में क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा। मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे सेल के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया से जब एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो यहां पर एक मेम्ब्रेन आएगा। यानी सिंपल डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन भले ना चाहिए, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे सेल के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया से एब्जॉर्प्शन करने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए। तो चलिए इमेजिन करते हैं एक मेम्ब्रेन है, मान लिया ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ क्या है, कोई सॉल्यूट है, ध्यान दीजिएगा, कोई सॉल्यूट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। और इसी मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ या तो सॉल्यूट नहीं है या सॉल्यूट काफी कम मात्रा में है। सिंपल। तो रूल कहता है कि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है वहां पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर सॉल्यूट कम है वहां पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। नतीजा देखिए सॉल्यूट इधर भी आने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों तरफ सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर। इसी घटनाक्रम को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और जैसे ही सॉल्यूट की प्रोपोर्शन दोनों तरफ 50% होंगे, बराबर होंगे, ये प्रक्रिया फर्दर स्टॉप कर जाती है। So what is simple diffusion? Simple diffusion means movement of solute. किसका मूवमेंट करा रहे हैं, movement of solute across the membrane, मेम्ब्रेन के तरफ, मेम्ब्रेन के आर पर करा रहे हैं, from a region of higher concentration to lower concentration। लेकिन कब तक चलेगा, ये तभी तक चलेगा जब दोनों तरफ, जैसे ही दोनों तरफ 50% होंगे, ये मूवमेंट फर्दर क्या होगी, बंद हो जाएगी। यानी सिंपल डिफ्यूजन की लिमिटेशन है कहीं पर, उसकी लिमिटेशन क्या है, जैसे ही दोनों तरफ, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर होंगे, सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, रुक जाएगा, खत्म हो गया सिंपल डिफ्यूजन, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पर आता हूं मैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर आते हैं। फिर से मैं एक काम करता हूं, एक मेम्ब्रेन ले लेता हूं। तो सिंपल डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल था, सिंपल डिफ्यूजन इसलिए पॉसिबल था क्योंकि एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन था, दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन था, और ये जो मेम्ब्रेन है ना, अपने से होकर इस सॉल्यूट को गुजरने की इजाजत दे रहा था। मेम्ब्रेन क्या कर रहा था, इस सॉल्यूट को अपने से होकर गुजरने दे रहा था, तभी हो पाया। लेकिन इमेजिन कीजिए, फिर से मैं करता हूं, एक मेम्ब्रेन मैंने बना लिया, मेम्ब्रेन की तरफ में एक सॉल्यूट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ यही सॉल्यूट या तो नहीं है या कम मात्रा में है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ना, जिद्दी है। मेम्ब्रेन क्या है, जिद्दी है। इसने कहा कि मैं तुम्हें पार करने ही नहीं दूंगा, इसने कहा मैं तुम्हें पार करने नहीं दूंगा। अब जरा सोचिए, सेम सॉल्यूट मेम्ब्रेन की इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, उधर लो कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन मेम्ब्रेन अपने से होकर गुजरने ही नहीं दे रहा। तो क्या डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो पाएगा, सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। नतीजा इसको क्या करना होगा, एक प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। इमेजिन कीजिए इस रास्ते में क्या होंगे, मान लेते हैं इस रास्ते में क्या है, एक प्रोटीन है, इस रास्ते में क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कैरियर प्रोटीन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस सॉल्यूट को अपने से होकर गुजरने नहीं दे रहा, लेकिन जो प्रोटीन है गुजरने देगा। तो सॉल्यूट क्या करेंगे, इस प्रोटीन के अंदर प्रवेश करेंगे और इस प्रोटीन के अंदर के रास्ते से होकर दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ बढ़ने लगे। यानी प्रोटीन ने क्या प्रोवाइड किया, प्रोटीन ने प्रोवाइड किया फैसिलिटी। फैसिलिटी मींस सुविधा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन इसका भी क्या है, इसका भी सेम लिमिटेशन है। जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन हो जाएगी 50%, जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन हो जाएगी 50%, ये भी स्टॉप हो जाएगा। So what is facilitated diffusion? It's a mechanism where a solute moves from a region of high concentration to low concentration through carrier proteins. लेकिन कब तक, as soon the concentration on both the sides becomes equal, this process further stops. So which is faster and which is slower? Simple diffusion is slower क्योंकि यहां पर इसको किसी की मदद नहीं मिल रही थी, and facilitated diffusion is faster। क्यों,
क्योंकि यहां पर इसको किसी की मदद मिल रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जरा सोचिए, इतने मेहनत से हमने भोजन को डाइजेस्ट किया, इतने मेहनत से हमने भोजन को डाइजेस्ट किया, अब अगर उसका एब्जॉर्प्शन या तो सिंपल डिफ्यूजन से हम लोग करा दें या उसका एब्जॉर्प्शन हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से करा दें, लेकिन कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है? दोनों इस प्रोसेस से सिर्फ 50% का एब्जॉर्प्शन कराने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। तो क्या बाकी के जो 50% बच गए, जिसका एब्जॉर्प्शन सिंपल से या फैसिलिटेटेड से नहीं हो पा रहा, क्या उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देंगे? क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी चीज के लिए हमने उन चीजों को खाया था या डाइजेस्ट किया था? नहीं। यानी कि बाकी के जो 50% जो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाने वाले या जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से नहीं जाने वाले, वो किस मैकेनिज्म से जाएंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर से मैंने क्या किया, एक मेम्ब्रेन बना लिया। अभी तक दोनों तरफ क्या थे? दोनों तरफ क्या है? 50% इधर भी है सॉल्यूट और 50% इधर भी क्या है? सॉल्यूट है। लेकिन सेल ने क्या किया? सेल ने एनर्जी का इस्तेमाल किया। मान लेते हैं सेल है, तो सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके पास एनर्जी की कमी नहीं है, तो सेल ने एनर्जी का इस्तेमाल किया और एनर्जी का इस्तेमाल करके बाकी के जो 50% हैं इसको भी जबरदस्ती उसने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। कब तक खींचेगा? तब तक खींचेगा जब तक ये सारे चीज इधर से एब्जॉर्ब होकर दूसरी तरफ ना पहुंच जाए। नतीजा, अब पूरा का पूरा सॉल्यूट अंदर पहुंच चुका, यानी एक ही तरफ क्या हो गया? 100% हो गया। सो व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके अगेंस्ट चल रहा है? इसी को तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे सिंपल डिफ्यूजन कब हुआ था? हाई से लो कंसंट्रेशन में हुआ था, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशन में क्या था? डिफरेंस। डिफरेंस मींस ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड में भी क्या था? सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस मौजूद था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। इधर 50% थे, इधर भी 50% थे, लेकिन बावजूद इसको एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। कब तक एब्जॉर्ब करेंगे? जब तक 100% ना हो जाए, और इसमें एनर्जी भी लगेगी। इसी घटना को कहते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट मींस इट्स अ मैकेनिज्म व्हिच टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लो से हाई की तरफ भी चला जाएगा। तो विच इज फास्टेस्ट? ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट। आप तीन चीज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति पैदल चल रहा हो, इमेजिन कीजिए वही व्यक्ति साइकिल से चल रहा हो, इमेजिन कीजिए वही व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से चल रहा हो। देखिए तीनों के स्पीड में काफी डिफरेंस है, सेम डिफरेंस इन तीनों के स्पीड में। एक्टिव ट्रांस जो सिंपल डिफ्यूजन है स्लोअर है, जैसे पैदल चलने के समान। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फास्टर है, जैसे साइकिल से चलने के समान। साइकिल क्या है? एक फैसिलिटी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मोटरसाइकिल से चलने के समान है, सबसे तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल में पेट्रोल, देखिए फ्यूल हम लोग डालते हैं। तो सेम इधर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहा है। दैट मींस स्लोअर, फास्टर एंड फास्टेस्ट, इसके स्पीड का डिफरेंस दिख रहा है। देवेश पापने, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? अभी मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया नहीं, आपने क्वेश्चन दाग दिया। ये एक बहुत ही गलत तकनीक आपकी मानी जाएगी। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन आपकी पूछने से पहले वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो। मैं अगर आपको यहां पर सामने बुला ऑस्मोसिस पूछ दूंगा तभी आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो काइंडली आप इसे ध्यान से सुने और बेवजह ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कतई ना करें, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह ही पेश आना चाहिए। आप मेरे पहले भी मैंने आपको कह दिया कि आप मेरे शब्दों को पहले कैच करें। आपके कॉन्सेप्ट्स में दिस एंड दैट कचरे भरे होंगे, और मैं आपसे ना भी हो तो लगभग 20 साल सीनियर हूं, है ना। तो ट्राई टू बी इन द क्लास, अपने क्लास में रहें और ज्यादा इधर उधर बढ़ने की कोशिश ना करें। पहले मेरे वर्ड्स को कैच करें आप। ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस पर मैं आ गया, ठीक है। अब आपको सुनना है ऑस्मोसिस। चलिए मैं क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आप ही से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि वेदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस सेम है या डिफरेंट है? अब आप खुद सोच के देखिए, सेम है या डिफरेंट है? मैं कह रहा हूं सेम है। मैं कह रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस आर सेम। बोलने का तरीका मैंने सिर्फ बदल दिया, सिर्फ बोलने का तरीका बदल देंगे, दैट इज, बट बोथ ऑफ दिस मेथड आर टोटली सेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑस्मोसिस। आप मेरे हिसाब से सुने। मैंने क्या किया, फिर से एक मेम्ब्रेन बना लिया। मैंने क्या किया, फिर से एक मेम्ब्रेन बना लिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कह रहे थे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैं क्या कह रहा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट को यहां पे मैं बता रहा था, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग बढ़ा रहे थे। ऑस्मोसिस अब मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं, नहीं डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। चलिए बाकी तीनों को अभी आप फिलहाल साइड करके रखिए, हम लोग सीधे आते हैं ऑस्मोसिस पर आते हैं। ऑस्मोसिस में हम लोग
तो सिंपल डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, तीनों में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं? सॉल्वेंट की बात करते हैं। लोग अक्सर इसी जाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सॉल्वेंट की बात की जा रही है, लेकिन लगभग एक ही चीज है। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम लोग सॉल्वेंट को क्रॉस कराएंगे। मान लेते हैं इस मेम्ब्रेन के इस तरफ में, मान लेते हैं इस मेम्ब्रेन के इस तरफ में कोई सॉल्यूट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में, कोई सॉल्यूट है जो बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में मतलब सॉल्वेंट कम होगा, और इसी मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ क्या है? सॉल्यूट क्या है? कम मात्रा में अवेलेबल है। अगर सॉल्यूट कम मात्रा में अवेलेबल है मतलब उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इमेजिन करना, ध्यान से सुनना है, कुछ पेंच नहीं है, बस ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना है। तो ऑस्मोसिस आपको समझा रहा हूं। मेम्ब्रेन मैंने ले लिया, मेम्ब्रेन किस तरफ में क्या है? सॉल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर सॉल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब सॉल्वेंट कम है। लेकिन उसी मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ क्या है? सॉल्यूट काफी कम मात्रा में मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। सिंपल है। 100% ही मुझे बनाने हैं, 100% तो बनाने होंगे। तो दो चीज के मिलने से 100% बनेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इधर भी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इधर भी है, लेकिन सॉल्यूट इधर ज्यादा है, सॉल्यूट इधर कम है। तो रूल क्या कहता है? रूल यही ना कहता है सॉल्यूट जिधर ज्यादा होंगे उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग हायर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब जिधर सॉल्यूट ज्यादा मैंने इधर बना कर रखे हैं इस जगह को क्या कहेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जिधर सॉल्यूट कम बनाकर मैंने रखे हैं इस जगह को क्या कहेंगे? इसे हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। क्लियर होगा? इसे हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है। ऑलवेज रूल एक ही है कि ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है। मान लेते हैं, सपोज कीजिए अगर सॉल्यूट इधर ज्यादा है, सॉल्यूट इधर कम है, तो सॉल्यूट किधर से किधर मूव करेंगे? सॉल्यूट इधर से इधर मूव करेंगे। लेकिन अगर सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, सॉल्वेंट इधर कम है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेंगे? तो सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यही है। तो सॉल्यूट इधर से इधर मूव कर रहे हैं और सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग दोनों भाषा में समझाते हैं। तो जरा सोचिए सॉल्यूट किधर से किधर मूव कर रहे हैं? सॉल्यूट मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सॉल्वेंट किधर से किधर मूव कर रहे हैं? तो सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इमेज को, एक ही इमेज है, बोलने का तरीका मैं बदल रहा हूं। तो सॉल्यूट किधर से किधर मूव कर रहे हैं? सॉल्यूट मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सॉल्वेंट किधर से किधर मूव कर रहे हैं? सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बोलने का तरीका मैंने बदल दिया, लेकिन मोर और लेस शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो एक ही घटना घट रही है, ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स ऑल। ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सॉल्यूट भी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट भी ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, लेकिन क्या कहेंगे? लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। यानी बोलने का तरीका भले हम लोग बदल दें, लेकिन मैकेनिज्म तो एक ही चीज है, ज्यादा से कम की तरफ होता है। लेकिन हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर मैंने आपको पूछा था क्या डिफरेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंट बस इसी सेंस में है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर होने के बावजूद वो रुकेगा नहीं। जनरली लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज, चलिए थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा सिंपल डिफ्यूजन में 50% होगा तो रुक जाएगा, फैसिलिटेटेड में भी 50% होगा रुक जाएगा। यानी कि जब 50% होने के बाद जब रुक जाएगा तभी क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होगी? जवाब है नहीं। यहीं पर लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं। लोगों का मानना यह होता है कि जब 50% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके ताकत लगा के बाकी 50% को खींचा जाएगा। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो 0% से भी शुरू होता है। जरूरी नहीं कि 50% से शुरुआत हो, लेकिन अंतर यही है कि ये दोनों 50% पर आकर रुक जाएंगे, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट 0 से शुरू होकर 100% तक चला जाएगा। यानी 50 आने पर भी नहीं रुकेगा, वो 51, 52 होते होते 100% अंदर ले जाकर ही रहेगा। दैट मींस मोर और लेस लगभग सेम ही मामला है। अंतर यही है कि सिंपल फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोग क्या करते हैं? सॉल्यूट के मूवमेंट की बात करते हैं। ये 50% पर जाकर रुका, ये भी 50% पर जाकर रुका, लेकिन ये 0 से शुरू होकर 100% तक जाकर रुका। और ये भी सेम उसी तरीके से 0 से शुरू होकर 100% तक जाकर रुका। बस अंतर यह है, यहां पर हम लोग सॉल्यूट की बात किया करते थे, बाकी मैकेनिज्म यहां पर हम लोग सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो जनरली आप क्या करते हैं यहां पर? आप कहा करते हैं इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक हेरफेर है, लाइन का एक हेरफेर है, जिसमें लोग गच्चा खा जाते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, वैसे भी मेरा पोर्शन नहीं, ये साइटोलॉजी का पोर्शन है। जो सर आपको सेल पढ़ाएंगे वही साइटोलॉजी में इसकी पढ़ाई होती है, तो मेरा पोर्शन है भी नहीं। चलिए इंडोसाइटोसिस, आप जानते हैं किसी चीज को खा जाना, किसी को कहते हैं सेल क्या करते हैं? सेल लिक्विड को भी पीते हैं, उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल सॉलिड को भी खाते हैं, कहते हैं फैगोसाइटोसिस।
तो सेल लिक्विड को पीते हैं पिनोसाइटोसिस, सॉलिड को खाते हैं फैगोसाइटोसिस, और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं इंडोसाइटोसिस। मतलब सिंपल तरीके से कहा जाता है इंडोसाइटोसिस क्या है, सेल के द्वारा खाए जाने यानी पिए जाने की प्रक्रिया है, और इसी खाने पीने वाली प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं इंडोसाइटोसिस। तो आखिर इतना बताने की मुझे जरूरत क्या पड़ी, इतना बताने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि एनसीईआरटी में खास पैराग्राफ है जो मुझे आपको पहले समझाना है। एनसीईआरटी में आपसे ये खास पैराग्राफ में आपको ये डिस्कस कर रहा है कि जरा ये बताइए सिंपल से किसका एब्जॉर्प्शन होगा, फैसिलिटेटेड से किसका होगा, एक्टिव से किसका होगा, ऑस्मोसिस से किसका होगा, और इंडोसाइटोसिस तो है भी नहीं, लेकिन किसका होगा ये हम लोग को साबित करना है। तो मैं देख लेता हूं, मैं फिर एनसीईआरटी को फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा इस जगह पे एनसीईआरटी में चेंज है, खासकर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनसीईआरटी में चेंज है। 2 साल पहले तक यहां कुछ और लिखा रहता था और पिछले 2 साल से यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर चेंज है। और जो पुरानी किताबें आप बनाते हैं अभी भी, अगर आपके पास कुछ पुरानी किताबें हैं या आपने नई किताबें भी खरीदी है तो उसमें भी पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसलिए गच्चा नहीं खाने का, इस जगह पर गच्चा बिल्कुल नहीं खाने का। तो एनसीईआरटी में यहां पर मेजर चेंज है, और अभी भी जो किताबें को क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसमें जो चेंज हो चुका है पुरानी चीजें उस पर आधारित भी क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको भी सही साबित कर देता है। तो ये गलत तरीका होगा, नीट में ऐसा नहीं आएगा, रियल एग्जाम नीट में ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में कुछ बदलाव हो गया है तो नीट के आंसर में भी सेम टू सेम उसी वक्त बदलाव हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको इस जगह पर नए कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है, जो नए चेंजेस उसको ही फॉलो करना है, और नीट भी उसी को फॉलो करेगा। हालांकि जब मैं आपको इस जगह को समझाऊंगा आपको कंपेयर जरूर करूंगा कि पुरानी किताब में क्या था नई किताब में क्या। उसको बढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं, शायद कुछ क्वेश्चन है। सर जी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी दोनों के लिए होगी क्या? फिर से मैं देख ले रहा हूं, सर जी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी दोनों के लिए होगी क्या? आई मीन सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इन ऑस्मोसिस एज यू हैव एक्सप्लेन। बिल्कुल, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी आप मेम्ब्रेन के लिए क्या कहते हैं, आप सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, इसको सिर्फ सेलेक्टिवली परमेबल ही नहीं कहते आप, इसको अभी आपके लिए शब्द नहीं आया है, इसको एक डायरेक्शनल परमेबल करके भी इस शब्द आता है, ये मेडिकल साइंस में आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब एक मेम्ब्रेन किसी खास चीजों को ही इजाजत देता है, सभी चीजों को इजाजत नहीं देता, और एक डायरेक्शनल परमेबिलिटी भी आती है, एक मेम्ब्रेन किसी खास चीज को किसी खास डायरेक्शन में ही अलाउ करता है, ये भी आता है। तो डायरेक्शनल परमेबिलिटी के हिसाब से अगर आप फॉलो करें तो सेम मेम्ब्रेन दोनों डायरेक्शन में अलग अलग चीजों को जरूर दिशा देगा। तेजस्वी भारदास सर प्लीज एक्सप्लेन ऑस्मोसिस अगेन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही चीज है। मैंने क्या किया कि मेम्ब्रेन के एक तरफ कुछ ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट बनाए, अगर ज्यादा सॉल्यूट है बिल्कुल सॉल्वेंट कम हटेगा, क्योंकि 100% ही नहीं रख सकते। इमेजिन कीजिए इधर सॉल्यूट 80% है तो सॉल्वेंट कितने रहेंगे 20%, और दूसरी तरफ क्या है सॉल्यूट है 20% तो सॉल्वेंट कितने 80%, आप 100% ही रख सकते। तो सॉल्यूट क्या करेगा हाई सेल, तो जिधर सॉल्यूट ज्यादा होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिधर सॉल्यूट कम होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन। रूल बिल्कुल सिंपल सा है, जो चीज ज्यादा से कम की तरफ मूव होता है, ऑलवेज मूवमेंट ज्यादा से कम की तरफ होता है। तो सॉल्यूट ज्यादा इधर है तो सॉल्यूट इधर से इधर जाएंगे, सॉल्वेंट ज्यादा इधर है तो सॉल्वेंट इधर से इधर आएंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट ज्यादा इधर है इधर से इधर जाएंगे तो क्या कहेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट ज्यादा इधर है इधर से इधर आएंगे तो क्या कहेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। इसको मैंने दोबारा यहां पर क्लियर किया। चलिए, तो पहला एक चीज मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होगा। और डिटेल में चलना है तो आप और डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, मुझसे बाद में भी क्वेरी कर सकते हैं, मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको। मेरा पोर्शन है नहीं, मैं यहाँ पर समय बचाना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने लगभग 15 मिनट आपको दे दिया, ये मेरा पोर्शन है भी नहीं, लेकिन बस यूं ही बताना पड़ा क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ फाउंडेशन के बच्चे हो जिनके लिए ये हेडिंग ही क्लियर ना हो, तो उनके हेडिंग से वर्ड क्लियर हो जाए इसलिए मुझे बताना पड़ा, मेरी जरूरत नहीं थी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ पर आ जाते हैं जिसमें कहता है कि किस मैकेनिज्म से यानी किस प्रिंसिपल से किसका एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही जगह चेंज है, कहां पर फैसिलिटेटेड में, पुरानी और नई किताब में चेंज है, बाकी सब जगह सेम है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि सिंपल डिफ्यूजन से किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो एनसीईआरटी लिखता है सिंपल डिफ्यूजन से सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड्स प्लस सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, some of the electrolytes like chloride ion। एनसीईआरटी यही लिखता है। एनसीईआरटी कहता है सिंपल डिफ्यूजन से किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। किस मेथड से होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन से होगा। फिनिश्ड, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब मैं एक काम करता हूं
फैसिलिटेट डिफ्यूजन, पहले एनसीईआरटी में जो करंट है वही मैं पहले पढ़ा रहा हूं, बाद में आपको पुराने से कंपेयर कर देता हूं। तो करंटली क्या कहता है, फैसिलिटेट में कहता है, फिर से कहता है सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज प्लस एमाइनो एसिड प्लस तो छोड़ देते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड विथ द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। एनसीईआरटी में ये है ना, अभी ये है। यानी फैसिलिटेट में क्या लिखता है, सम ऑफ द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज प्लस एमाइनो एसिड प्लस छोड़ देते हैं, प्लस है ही नहीं, ग्लूकोज प्लस एमाइनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। यानी जरा सोचिए, ग्लूकोज एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, एनसीईआरटी के अभी के लाइन को अगर आप फॉलो करें तो सिंपल में भी ग्लूकोज एमाइनो एसिड के नाम है और फैसिलिटेटेड में भी ग्लूकोज एमाइनो एसिड के नाम हैं। लेकिन यहां पर ग्लूकोज एमाइनो एसिड के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड जाते हैं और यहां पर ग्लूकोज एमाइनो एसिड कैरियर प्रोटीन्स की मदद से अंदर जाते हैं। ये अभी की किताब में है, लेकिन चलिए पुराने किताब से कंपेयर कर लेते हैं। पुराने किताब में क्या था, 2 साल पहले तक की किताब में इस ग्लूकोज की जगह पर लिखा गया था फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जगह पर लिखा गया था फ्रक्टोज और कैरियर प्रोटीन्स की जगह पर लिखा गया था सोडियम आयन, इसके जगह पर लिखा हुआ था सोडियम आयन। यानी पुराने किताब में क्या लिखा हुआ मिलता था, पुराने किताब में आपको लिखा हुआ मिलता था कि फ्रक्टोज प्लस अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन, जो बदल चुका है। फ्रक्टोज को चेंज करके कर दिया गया है ग्लूकोज और सोडियम आयन को चेंज करके कर दिया गया है प्रोटीन। तो आपको नए को ही फॉलो करना है। लेकिन अगर कुछ किताबों में आपको पुराने चीज मिल जाए तो बेवकूफी है, उन्हें क्वेश्चन को रिप्लेस कर देना चाहिए, तो उसके ऑप्शन को रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया फिर भी आपको आंसर चाहिए तो आप इस आंसर को मान सकते हैं, चलेगा। लेकिन निट में आपको नए लाइन को फॉलो करना होगा, मतलब ग्लूकोज एमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किसका एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होगा ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी नाम यहां पर नहीं छूटेगा। यानी कि सारे के सारे जो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह यहां पर होते होंगे सारे इसमें आ जाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज आते होंगे, अभी भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स बचे होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे, है ना। जितने चीज हैं सारे के सारे चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। लेकिन एक और चीज, एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन। एनसीईआरटी में देखिए सोडियम आयन यहां पर है, तो पुराने किताब में देखिए सोडियम आयन कहां पर था, पुराने किताब में सोडियम आयन की मदद से वो एब्जॉर्प्शन करवाता था फ्रक्टोज अमाइनो एसिड का। लेकिन नए किताब में तो सोडियम यहां से हट गया। नए किताब में क्या लिखा है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, तो सोडियम कहां चला गया, तो सोडियम आ गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चला आया। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हर चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज होंगे, फ्रक्टोज होंगे, एमाइनो एसिड होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इंक्लूडिंग सोडियम आयन यहां पर आएगा। तो क्लोराइड का पूछेगा तो कहां जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन सोडियम का पूछेगा तो कहां जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो चला जाएगा। तो ये सब छोटा सा चीज है, छोटे छोटे चीज है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो देखिए अभी तक के कॉन्सेप्ट क्या थे, सिंपल से ग्लूकोज अमाइनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड, फैसिलिटेटेड से ग्लूकोज अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, एक्टिव से ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयंस, ऑस्मोसिस। आप जानते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होगा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन इसी मेथड से होगा। इट से कोई भी सॉल्वेंट अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे, सॉल्वेंट होंगे तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से आगे जाएगा। फिनिश, बच गए इंडोसाइटोसिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको अलग से साबित कर रहे हैं। जो फैट सोलबल या लिपिड सोलबल इन प्रोडक्ट हैं, तो फैट सोलबल या लिपिड सोलबल क्या है, दो ही चीज अभी तक मैंने साबित किया, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड। तो जो मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड हैं, मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स हैं, तो मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन किस प्रक्रिया से होगा, तो इंडोसाइटोसिस से होगा। सेल को उसे खाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए आपके इन प्रोडक्ट्स हैं, तो मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड जो फैट सोलबल हैं वो इंडोसाइटोसिस से सेल को उसे खाना पड़ेगा। तो इस क्लास को अभी तक हम नहीं छोड़ते हैं, 10 मिनट का मुझे इंटरवल है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं। सर कैन वी से दैट डिफ्यूजन थ्रू एसपीएम इज ऑस्मोसिस, एसपीएम को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, एसपीएम को आप क्लैरिफाई करें। तब तक मैं क्वेश्चन अभी ले नहीं रहा हूं, मैं 10 मिनट के लिए क्लास इंटरवल देने वाला हूं। सर सोडियम और ग्लूकोज का तो को ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम और ग्लूकोज का तो को ट्रांसपोर्ट होता है, तो सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं।
आपका जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही है। सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए ग्लूकोज यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ग्लूकोज भी लिखा है, यहां पर आपको देख रहे होंगे सोडियम भी लिखा है, तो को ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा, तो उसको तो मैंने लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया मैंने लिखा है, तो ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम का एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, को ट्रांसपोर्ट होता ही है। लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना मजबूरी है। इफ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप वाकई एक स्टूडेंट है तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर्स देकर ही आपको नंबर मिलेगा और आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज कंप्लीट गॉन केस है वो। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अगले क्लास में लोग मिलते हैं।